दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है और उसके बाद विशालता में हमारी बारी आती है हमारी गैलेक्सी की। उसके बाद हमारा सौरमंडल और उसके बाद हमारी पृथ्वी का वातावरण या पृथ्वी। परंतु सौरमंडल कितना विशाल है ये भी हमारे लिए एक रहस्य का विषय है। आपके मन में भी ये सवाल आता ही होगा कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट जब हमारे वैज्ञानिक किसी ग्रह पर भेजते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहता है और उसके साथ ही हर ग्रह पर पहुंचने में कितना समय लगता है और किस कंडीशन में किसी भी ग्रह पर पहुंचा जा सकता है। जब हम यहां से कोई रॉकेट छोड़ते हैं तो वह ग्रह वहां पर मौजूद होता है या फिर नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे वैज्ञानिकों को किसी एक ग्रह पर टारगेट फिक्स करके उस पर रॉकेट भेजना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। वो गतिमान है, इसलिए वो एक जगह पर तो होते ही नहीं। इसलिए एक फिक्स टारगेट या पॉइंट ढूंढना आसान नहीं होता। दोस्तों, रॉकेट को कुछ इस तरह से भेजा जाता है कि वह ऐसे पॉइंट पर सही समय पर पहुंच जाए जहां पर हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि वह ग्रह जहां पर इस रॉकेट को भेजा जाना है वो भी उस पॉइंट तक उस समय तक पहुंच जाएगा जब हमारा रॉकेट वहां पर पहुंचेगा और फिर हमारा रॉकेट उस ग्रह की ग्रेविटी में घुस जाएगा। लेकिन फिर भी ये सब इतना आसान नहीं रहता। आखिरकार उस स्पेसक्राफ्ट में पर्याप्त ईंधन भी तो होना जरूरी है और अन्य ग्रह, तारे और सूर्य की ग्रेविटी से भी इसे बचना होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर कोई भी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट किसी ग्रह पर किस तरह से भेजा जाता है और साथ ही ये भी जाने कि हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग ग्रह पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, किसी भी रॉकेट को किसी भी ग्रह पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पर्याप्त मात्रा में प्रोपेलेंट का मौजूद होना। प्रोपेलेंट दरअसल रॉकेट में डलने वाले ईंधन को कहा जाता है। हालांकि जब रॉकेट उड़ने लगता है तब धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम कर रही होती है और इसलिए यह भी जरूरी होता है कि कोई भी रॉकेट काफी तेजी से धरती की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर हो सके ताकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे रोकने का काम करता है वो उससे भी बाहर हो जाए। यदि रॉकेट को किसी अन्य ग्रह पर पहुंचना है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि वह समय कौन सा है जब उस ग्रह की दूरी धरती से काफी कम होगी, क्योंकि ऐसा करने पर एक तो प्रोपेलेंट की कम जरूरत पड़ती है और साथ ही दूरी और समय भी कम लगता है। उदाहरण के लिए धरती और मंगल 2 साल में एक बार एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं, इसलिए किसी रॉकेट को अगर मंगल ग्रह पर भेजना है तो ऐसे ही समय पर उसे लॉन्च किया जाता है। लेकिन यदि हमें किसी दूसरे ग्रह पर रॉकेट भेजना है तो हमें उसके पास आने का ध्यान रखना होता है कि कहीं वह रास्ते में किसी अन्य ग्रह के साथ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ना आ जाए और अपना रास्ता भटक जाए। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, कोई भी ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में फिक्स्ड पोजीशन में मौजूद नहीं है, वो चारों तरफ सूर्य के घूमते रहते हैं। हर ग्रह बहुत ही तेज स्पीड से सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं, इसलिए किसी रॉकेट का यह भी जरूरी है कि उसे एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाए और इसी इलेक्ट्रिक ऑर्बिट को होमेन ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी रॉकेट को किसी भी अंतरिक्ष में भेज दिया जाए। लॉन्च की भी एक फिक्स्ड डेट और टाइम होता है, क्योंकि यह सब कैलकुलेशन पर आधारित होता है। जब किसी रॉकेट को इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है वह कुछ इस प्रकार होता है कि जब रॉकेट अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचेगा तब वहां पर वह ग्रह भी पहुंच जाएगा जिस पर जांच करने के लिए किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट के जरिए भेजा जा रहा है। क्या आप जानते हैं, बुध और शुक्र जैसे ग्रहों पर चैलेंजेस थोड़े और भी बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ग्रह सूर्य के नजदीक होते हैं और इसलिए यदि कोई रॉकेट इन तक भेजा जाए तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है कहीं सूर्य की ग्रेविटी उस रॉकेट को अपनी ओर न खींच ले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सूर्य उस रॉकेट को अपनी सतह की ओर आकर्षित कर लेगा और वह रॉकेट पूरी तरह से सूर्य की सतह पर जाकर टकरा जाएगा। इसलिए मरकरी और वीनस जैसे ग्रहों पर मिशन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को और भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही हमें अगर रॉकेट को आउटर प्लेनेट की ओर भेजना है तब भी रॉकेट की स्पीड इतनी तेज होना जरूरी है कि वह सूर्य की ग्रेविटी को पार कर सके। अब आपने ये तो जान लिया कि किस तरह से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और साथ ही इसके साथ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम ये भी समझते हैं कि किस ग्रह तक पहुंचने में कितना समय लगता है। नंबर 1, सबसे पहले हम चलते हैं बुध ग्रह की ओर। यह ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह और साथ ही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह भी है। मरकरी ग्रह हमारी पृथ्वी से 91 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन आपको इस बात जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह पर अब तक काफी कम मिशन भेजे गए हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रह पर रॉकेट या फिर स्पेसक्राफ्ट को भेजना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जब कोई रॉकेट मरकरी की तरफ जाता है तो इस बात की काफी ज्यादा संभावना होती है कि सूर्य की ग्रेविटी उस रॉकेट को अपनी ओर खींच लेगी और उसे नष्ट कर देगी। इसलिए जब भी हमें मरकरी पर किसी रॉकेट को भेजना है तो हमें उसकी स्पीड इतनी ज्यादा रखनी होगी कि आप मान लीजिए वह अंतरिक्ष में एक बूंद से निकली हुई गोली की तरह ही होगा। इसलिए इस ग्रह पर किसी रॉकेट को भेजने के लिए सबसे पहले तो ह्यूमन ऑर्बिट में ही इसे भेजना होगा, और मरकरी के केस में यह ऑर्बिट लगभग 310 मिलियन किलोमीटर लंबा पड़ेगा। साथ ही रॉकेट को मरकरी तक पहुंचने के लिए 106 दिन का समय भी लग जाएगा, और दूसरा रॉकेट की स्पीड काफी तेज रखनी होगी, लगभग 58 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। हालांकि दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि मरकरी पर कभी कोई मिशन किया ही नहीं गया हो। साल 1974 में मैरिनर 10 नाम का एक प्रोब मरकरी पर भेजा गया था, और उससे हमारे वैज्ञानिकों को इस ग्रह के बारे में जानने को काफी कुछ मिला। मरकरी के बाद दूसरा ग्रह आता है शुक्र ग्रह। यह ग्रह धरती से 41 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यदि हम इसके ह्यूमन ऑर्बिट की बात करें तो इसका डिस्टेंस लगभग 402 मिलियन किलोमीटर लंबा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि हम वीनस ग्रह पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट का इतिहास देखें, अब तक ये पाएंगे कि हर एक स्पेसक्राफ्ट को वीनस ग्रह तक पहुंचने के लिए अलग समय लगा है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वीनस ग्रह तक पहुंचने के लिए कोई भी एवरेज प्रोब को लगभग 150 दिन लग जाएंगे। साल 1961 में वीनस ग्रह पर पहला मिशन किया गया और वेनेरा 1 नाम के एक प्रोब को लॉन्च किया गया। यह प्रोब वीनस ग्रह तक केवल 97 दिनों में ही पहुंच गया, लेकिन साल 2006 में भेजे गए ESAS वीनस एक्सप्रेस को वीनस ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए 153 दिनों का समय लगा। यहां तक कि एक बार एक ऐसा मिशन भी किया गया था, उसे वीनस ग्रह तक पहुंचने में 463 दिनों का समय लग गया था। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से 56 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, और आज के समय में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए लगभग 8 महीने का समय लग जाता है। साथ ही इसके ह्यूमन ऑर्बिट का डिस्टेंस लगभग 600 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। लेकिन यदि मंगल ग्रह पर भी किए जाने वाले मिशन का इतिहास देखा जाए तो आप यही पाएंगे, कुछ मिशन को इस तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगा और कुछ को कम समय लगा। मैरिनर 6 और मैरिनर 7 को मंगल ग्रह तक पहुंचने में 156 दिन और 131 दिन लग गए। लेकिन कुछ ऐसे मिशन भी थे जब उन्हें मंगल तक पहुंचाने के लिए 300 दिन से ज्यादा का समय लगा। अब नंबर आता है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह और आउटर प्लेनेट की लिस्ट में आता है। यह हमारी धरती से 620 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जुपिटर ग्रह तक पहुंचने के लिए अब तक हमारे पास कोई एवरेज टाइम ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी मिशन इस ग्रह पर गए हैं उन सबको अलग अलग समय ही लगा है। जुपिटर पर भेजे गए सबसे पहले प्रोब पायनियर 10, जिसे 2 मार्च 1972 को लॉन्च किया गया था, उसे जुपिटर तक पहुंचने के लिए 640 दिनों का समय लगा था। उस प्रोब ने 1.273 बिलियन किलोमीटर ह्यूमन ऑर्बिट तय किया था। अब आप खुद ही अनुमान लगाओ कि आखिर कितना बड़ा डिस्टेंस है। जुपिटर के बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है शनि। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 1277 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। क्या आप जानते हैं कि इस ग्रह तक किए जाने वाले शुरुआती मिशन को लगभग 6.5 साल का समय लगा था। साल 1980 में वॉयेजर 1 को भी शनि ग्रह की ओर भेजा गया, लेकिन रास्ते में इसका एनकाउंटर जुपिटर ग्रह से हो गया। हालांकि एनकाउंटर ऐसा था कि जुपिटर ग्रह की वजह से इसे अपनी स्पीड बढ़ाने में मदद मिली, क्योंकि यह जुपिटर से इतनी दूर था कि इसकी ग्रेविटी तो उस पर असर कर रही थी, पर उसे अपनी ओर खींच न सके। इसके कारण इसकी स्पीड बढ़ गई और अंत में उस मिशन को शनि ग्रह तक पहुंचने के लिए 1165 दिन लग गए, यानी इसे लगभग 3 साल का समय लगा था शनि ग्रह तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब इसके बाद वॉयेजर 2 को भेजा गया तब उसे लगभग 4 साल का समय लगा था। अब बात करते हैं यानी अरुण ग्रह। हमारी पृथ्वी से लगभग 2720 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप खुद सोचिए, जब सैटर्न ग्रह पर पहुंचने के लिए 6 साल का समय लगा, फिर यूरेनस तक पहुंचने के लिए और भी ज्यादा समय लगता होगा, क्योंकि यह ग्रह काफी दूर है। अब तक हमने इस पर केवल एक ही मिशन किया है। वॉयेजर 2 को इस पर पहुंचने के लिए लगभग 8.5 साल का समय लग गया था। हालांकि ये वैज्ञानिकों के अनुमान से आधा ही था, क्योंकि इसके ह्यूमन ऑर्बिट से इस ग्रह तक पहुंचने के लिए 16 साल का समय लगना चाहिए था। लेकिन यह समय आधा इसलिए हुआ क्योंकि जुपिटर और शनि के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण इसे काफी मदद मिली और इसकी स्पीड बढ़ गई। अब बात करते हैं आखिरी ग्रह नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह के।
इसका मिनिमम डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से 4347 मिलियन किलोमीटर है। इस ग्रह पर भी अब तक केवल एक ही प्रोब पहुंचा है, जिसका नाम है वॉयेजर 2। इसका भी एनकाउंटर यूरेनस ग्रह से हुआ था। इसे पृथ्वी से नेपच्यून तक पहुंचने के लिए 12.5 साल का समय लगा था। अब आप खुद सोचिए ये मिशन कितने मुश्किल होते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा माना गया था कि वॉयेजर 2 को होमेन ऑर्बिट के हिसाब से नेपच्यून तक पहुंचने के लिए 30 साल लग सकते हैं। दोस्तों, अभी हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट बाकी है जिसका नाम है प्लूटो, जिसे पहले प्लैनेट कहा जाता था, लेकिन अब यह एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इसकी दूरी धरती से 4300 मिलियन किलोमीटर है। जनवरी 2006 में न्यू हॉरिजॉन्स नाम का एक मिशन लॉन्च किया गया। 58,536 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाला यह पहला ऑब्जेक्ट था जो इतनी तेजी से हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से निकला था। होमेन ऑर्बिट के हिसाब से तो यह अनुमान लगाया था कि इसे शायद 43 साल का समय लग जाएगा प्लूटो तक पहुंचने के लिए। हालांकि न्यू हॉरिजॉन्स केवल 9.5 साल में ही प्लूटो पर पहुंच गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।